मार्केट के मारुति सेगमेंट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाइपर सिरका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। आइए उनसे करते हैं चर्चा कि कैसे देख रहे हैं वो फिलहाल बाजारों को और कहां पर है उनकी नज़र। अभय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईजी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो अभय देखिए, एफआईआईज़ की वापसी का काफ़ी इंतज़ार था। अब जब वो वापस आए हैं, मार्केट्स में हलचल ज़रूर हुई है, निचले स्तरों से रिकवरी हमने ज़रूर देखी है। पर अभय, आप कैसे देख रहे हैं बाज़ारों को प्लेस्ड फिलहाल? क्योंकि अभी हम देखें तो ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, अर्निंग्स को लेकर चिंताएं हैं, पर ऐसे में क्या लगता है कि बाज़ार आगे किस तरीके की चाल अपनाएंगे? क्या यहाँ से और भी तेज़ी की उम्मीद करें? जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको और सारे दर्शकों को। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि मार्केट ने जो भी स्लो डाउन की न्यूज़, जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर कम आया उसको, और बाकी सारी जो कंजम्पशन स्लो डाउन है उसको बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब किया है, और वो दिखाता है कि हमारे मार्केट में अभी डेप्थ बढ़ी है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के आने की वजह से। और एफपीआईज़ की जो कांस्टेंट सेलिंग थी, काफी बड़ा नंबर था सेलिंग का, उसको भी अब्जॉर्ब किया। तो ये देखते हुए प्योरली ऑन दैट बेसिस मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये मार्केट में कोई डीप करेक्शन की संभावना नहीं है अभी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है मार्केट का ऑलरेडी इन प्लेस 24,000 के आसपास, जहां से मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करनी चाहिए कि बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। एट द सेम टाइम इस मार्केट को ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो और एफपीआई फ्लोज दोनों की जरूरत है, और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज तभी आएगा जब हम देखेंगे कि जो कंजम्पशन स्लो डाउन था वो वापस पिकअप हो रहा है, और ये दिखना शुरू होगा अगले महीने से। जो कमेंट्री आनी शुरू होगी क्वार्टरली रिजल्ट्स की, स्पेशली उन कंपनीज की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस करती है। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा इंतजार करेगा उनका, उस कमेंट्री का, अर्निंग्स का, और इन बिटवीन अगर एफपीआई फ्लोज रोबस्ट रहे तो मुझे लगता है ये मार्केट आराम से 24,000 से 26,000 की रेंज में ट्रेड कर सकता है अगले 3 महीने के लिए। और इन्वेस्टर्स को इस सिचुएशन में काफी मौके मिलेंगे जो जिसका उन्हें फायदा उठाना चाहिए स्टॉक पिकिंग का, क्योंकि हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी स्टॉक स्पेसिफिक काफी है मार्केट में इस समय। तो मार्केट पे नजर रखें, पर जो स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी है उसका फायदा ज्यादा उठाएं, ये मेरी सलाह रहेगी इन्वेस्टर्स को इस समय। ठीक है अभय जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल गोदरेज कंज्यूमर्स का आपने प्राइस एक्शन देखा होगा, तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारा तो स्लो डाउन हो रहा है, हमारा तो माल नहीं बिक रहा, और ये सारी कंपनीज पर आया। फिर डाबर, मैरिको, सभी शेयर्स टूटे। ये जो ग्राउंड पे स्लो डाउन की प्रॉब्लम है या डिमांड कम होने की प्रॉब्लम है, इससे आप इसको कितना बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं और ये सच में है क्या? डिम्पी, देखिए क्या होता है कि जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा कम होता है तो वो वॉल्यूम जितना वो कंज्यूम करता है उसको कम नहीं करता है। वो टिपिकली डाउन ट्रेड करते हैं, तो वो ब्रांड का प्रीमियम नहीं देते हैं। तो अगर उसको ब्रिटानिया का बिस्किट खाना है तो उसकी जगह वो 10% चीपर प्राइस का कोई लोकल ब्रांड का बिस्कुट होगा, उसको खा लेंगे। उसी तरह सोप, पर्सनल कंजम्पशन, हर तरह ये एक साइकिल है डिम्पी। मुझे नहीं लगता कि एक सेक्युलर ट्रेंड है कि वॉल्यूम ही कम हो गया है। एक अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम कंजम्पशन कम होने का कोई दूर दूर तक कोई डेटा नहीं है। सिर्फ ये है कि कंज्यूमर्स ने डाउन ट्रेड किया है, और वो डाउन ट्रेड इसलिए किया है क्योंकि जीएसटी की वजह से, प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से, सेविंग्स कम होने की वजह से प्राइसेस उसके पैसा बचाने के लिए। पर टिपिकली ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है डिम्पी। मैंने देखा है पिछले 4-5 साइकिल में ऐसा हो चुका है, जब कंज्यूमर्स 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए डाउन ट्रेड करते हैं और फिर वापस ब्रांड्स पे आ जाते हैं। एट द सेम टाइम जो ब्रांड कंपनी है, नेशनल लेवल ब्रांड कंपनीज है, जिसका जैसे आपने नाम लिया, उनके ऊपर भी अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अब प्राइसिंग इस स्ट्रक्चर इस हिसाब से करें कि कस्टमर्स को डाउन ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो एक छोटा साइकिल है डाउन ट्रेडिंग का, ये प्ले आउट हो जाएगा अगले 2-3 महीने में, और ये सारी कंपनीज वापस अपने रेगुलर वॉल्यूम ग्रोथ जो है उनका 5 से 7% का एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ है, उसी लेवल पे वापस आ जाएगी। तो ये जो थोड़ी वॉलेटिलिटी है, जैसे मैंने पिछली सवाल के जवाब में भी कहा डिम्पी,
एक मौका भी देता है इन्वेस्टर्स को, जो कि सब चिंता कर रहे हैं उस समय आपको 8-10% प्राइस करेक्शन पे ऐसी कंपनीज मिलने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है मार्केट में। गुड मॉर्निंग मानसी, दिस साइड। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कंजम्पशन एंड डिमांड काफ़ी बारीकी से समझाया आपने, लेकिन साथ साथ एक और क्षेत्र है जिस पर इन्फ्लेशन और इकोनॉमी से जुड़े जो हालात है उसका इम्पैक्ट आएगा, वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। इस पर आपका टेक क्या है ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी इस सेक्टर को माना ज़रूर जाता है, लेकिन इस वक्त इकोनॉमी की जो हालात हैं, इन्फ्लेशन के सिनेरियोज हम देख रहे हैं, पिछले दिनों जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव डेटा, साथ ही डेटा पॉइंट्स जीडीपी से जुड़े हुए जो आते हुए देखने को मिले, और इसके अलावा भी इकोनॉमी से जुड़े जो हालात हैं, इसका असर बैंक्स फाइनेंशियल्स पर कैसा पड़ता हुआ दिखेगा आपके हिसाब से? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए इसमें जो बैंक्स को जो और एनबीएफसी जो लेंडर्स हैं उनका जो काफी प्रेशर था वो पिछले मैं कहूँगा 12 महीने से है, और इस समय मुझे लगता है वो पीक आउट हो रहा है, क्योंकि जो ओवर लेंडिंग हुई थी, जो ओवर बोरोइंग हुई थी सिस्टम में, कि एक कस्टमर है वो 4-4 बैंक से लोन ले रहा था, और बैंक्स और एनबीएफसीज दे भी रहे थे क्योंकि सबके टारगेट थे बुक बढ़ाने के। पर जो मैंने नोटिस किया है पिछले 3 महीने में, लेंडर्स का जो रुझान है वो पूरा बदला है। लोन बुक बढ़ाने की बजाय फोकस रहा है रिकवरी पे, और यही एक रीजन ये भी है कि जब जो बोरोवर है उसके हाथ में पैसा नहीं है तो कंजम्पशन भी कम हो जाता है। तो जो आपने मानसी जो सवाल पूछा, ये एक्चुअली बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये कंजम्पशन पे भी इम्पैक्ट करता है। अगर बैंक्स और एनबीएफसीज लेंडिंग नहीं कर रहे हैं और रिकवरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है और डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कंजम्पशन पे भी आ रहा है, जो गोदरेज ने कहा। तो ये पूरी एक साइकिल है, और ये जब साइकिल वर्चुअस साइकिल होती है, जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा है, वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और कैपेक्स हो रहा है, वो एक वर्चुअस साइकिल है। अभी हम उस वर्चुअस साइकिल से अनफॉर्चुनेटली निकल गए हैं बाहर मानसी, और मुझे लगता है बैंक्स को वो रीस्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 क्वार्टर और लगेगा, जब हम वापस लोन बुक ग्रोथ देखेंगे, जब हम वापस वो होगा। पर मेरे ख्याल से वो 3 महीने अभी दूर है। तो इन्वेस्टर्स को अभी बैंक या एनबीएफसी स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता जल्दी घुसना चाहिए, ये देख के कि प्राइस करेक्शन है या फिर साइडवेज करेक्शन है। मुझे लगता है अगले 3-6 महीने में जब ये बैंक्स का जो ग्रोथ है और एनबीएफसीज का जो ग्रोथ फिगर है वो डिसअपॉइंट करेगा, तब मुझे लगता है मौका बेटर मिलेगा इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स को देखने के लिए। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फाइनेंशियल स्पेस पे पर अभय, अब लगभग 3 हफ्ते ही रह गए हैं जब हम अगले अर्निंग सीजन की शुरुआत करेंगे। पर आईटी की अगर हम बात करें अभय, वहीं से अर्निंग सीजन की जो शुरुआत होती है, आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है, पर क्या अभी भी मौके हैं, और यहाँ पर कौन से खेमे पर आपकी नज़र है अभय? सृष्टि, इसमें आईटी सेगमेंट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक है लार्ज कैप आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, जहाँ पे बड़ी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सारी कंपनीज आती हैं। और दूसरा जो खेमा है वो है मिड कैप या स्मॉल कैप आईटी कंपनीज का, जो प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं, ये अभी भी गाइडेंस जो है इनका 2 या 3% ग्रोथ का ही रहेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि ये डिफेंसिव प्लेस हैं, इन्वेस्टर शेयर होल्डर फ्रेंडली भी हैं, पर ग्रोथ नहीं है, तो इसको कितना मल्टीपल देना चाहिए। और आई थिंक ये जो अभी मल्टीपल है, कंसिडरिंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू लार्ज कैप आईटी कंपनीज, ये पीक आउट हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आईटी सर्विसेज, लार्ज कैप आईटी सर्विसेज में एक मार्केट बीटिंग रिटर्न बनाने का अपॉर्चुनिटी है। डिफेंसिव प्ले है, अगर इन्वेस्टर्स डिफेंसिव प्ले अपना पोर्टफोलियो करना चाहें तो उस हिसाब से ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई करेक्शन होगा, पर रिटर्न कितना आएगा आई एम डाउटफुल। दूसरी तरफ जो स्मॉल और मिड कैप है, जहाँ पे प्रोडक्ट फोकस ज्यादा है, ये कंपनीज हैं जो 15-20%, 25% भी एनुअली ग्रो कर सकती हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटीज मिड और स्मॉल कैप आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट कंपनीज में ज्यादा है बनिस्बत लार्ज कैप आईटी सर्विसेज के। स्ट्रॉन्ग टेक ऑन आईटी सेक्टर ओवरऑल। लेकिन अभय, क्विकली एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, और ये एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप गाइड कर पाएँ। देखिए ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, ऑटो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले दिनों हमने ऑटो बिक्री के डेटा जब देखे, मिक्स बैग थे ऑटो सेल्स के नंबर्स भी, लेकिन ये ऑटो एंसिलरीज की चाल जो है वहाँ पर हम मोमेंटम ज़रूर देख रहे हैं।
क्या वजह हो सकती है इसकी, और क्या कुछ है जो हम मिस आउट कर रहे हैं ऑटो एंसिलरी पर? राय और ऑटो सेक्टर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी मानसी, ब्रॉड ऑटो सेक्टर पे हमने अक्टूबर में भी एक नोट लिखा था जहां पे हमने कहा था कि जो प्री फेस्टिव सीजन बाइंग है बिल्कुल नहीं थी, काफी वीक थी, और उसकी वजह से हमने देखा इन्वेंट्री लेवल 80 दिन के हो गए थे। अब वो 80 दिन के इन्वेंट्री लेवल काटने के लिए जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि काफी अग्रेसिव प्राइसिंग है, आप देखें आज पेपर में एड्स चल रहे हैं, काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है काफी मॉडल्स पे जो हमने पिछले 3-4 से पोस्ट कोविड नहीं देखा था। और पहली बार पोस्ट कोविड ऐसी सिचुएशन है कि इन्वेंट्री निकालने के लिए काफी बड़े डिस्काउंट्स हैं, तो कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है ये, अगर वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं कि इतने डिस्काउंट्स का फायदा उठाएं, क्योंकि पूरा फोकस है ऑटो कंपनीज का और डीलर्स का कि जो चैनल इन्वेंट्री है उसको 80 दिन से कम करके जनवरी तक वापस 35-40 दिन का जो नॉर्मलाइज्ड है वहां तक आ जाए। तो मैं देखना चाहूंगा कि दिसंबर के जो नंबर्स हैं ऑटो सेल्स के, जो जनवरी फर्स्ट वीक में हमको मिलते हैं, जनवरी 2 या 3 तारीख तक आ जाएंगे, वो कैसे हैं? अगर वो अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि लीन इन्वेंट्री होने की वजह से शायद ऑटो कंपनीज में वापस एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बने। ऑटो एंसिलरीज दूसरी तरफ मनसी, वो ऑलरेडी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लोली, और काफी इनोवेशन है, तो मुझे लगता है उसका रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है। एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी उसमें काफी हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट को नहीं केटर करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट्स में भी काफी फोकस है। तो जैसे जैसे चाइना में अगर कंजम्पशन वापस आती है और यूएस में भी डिमांड है अभी, तो मुझे लगता है कि ऑटो कंपोनेंट कंपनी जो एक्सपोर्ट करती हैं और स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल अभय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और मार्केट पर ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक चाल पर और फंडामेंटल्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।